सुप्रभात बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पाठ 2 अन्याय का विरोध इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक अंतोन चेखव जी हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। बच्चों, अंतोन चेखव जी का जन्म 1860 ईस्वी में रूस के एक शहर में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में ही इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था। इन्होंने लघु कथाएं, कहानियां, प्रहसन, व्यंग्यात्मक लेख आदि लिखे हैं। चेखव जी ने अपनी रचनाओं में 19वीं शताब्दी के 9वें दशक के रूसी समाज का यथार्थ चित्रण किया है। इनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हुई। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, पाठ का शीर्षक है अन्याय का विरोध, अर्थात अन्याय का विरोध करना। अभिप्राय यह है कि जब भी कभी भी किसी के साथ भी अन्याय हो रहा हो तो उसका हमें विरोध अवश्य करना चाहिए। रूसी लेखक अंतोन चेखव जी ने अपनी इस कहानी में बड़े ही सुंदर ढंग से अन्याय का विरोध करने के लिए उनकी जो गवर्नेंस है जूलिया, उसको प्रेरित किया है। उसे समझाया है कि देखो, हमें अन्याय को चुपचाप से नहीं सहना चाहिए। आइए इसके बारे में और विस्तार से पाठ का अध्ययन करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ाई के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और मैं जितना तुम्हें जानता हूँ उससे ये तो मुझे पता है कि तुम पैसे मुझसे कभी मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रूबल प्रति माह ना? जूलिया ने दबे स्वर में कहा। जी नहीं, 40 रूबल प्रति माह। नहीं भाई, 30 रूबल, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल प्रति माह देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोल्या को केवल घुमाने भर ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी। बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ तो 9 रविवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन। कम मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। अब देखो, कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने केवल वान्या को पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द रहा और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, तो कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे धीरे अपना गला साफ किया। बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमसे चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही है। चलो मैं तुमसे केवल 2 रूबल ही लूँगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोच लगाकर आया और उसकी जैकेट भी फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कांटे कट गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? तो जूते के लिए 5 रूबल और कट गए।
और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया था, जूलिया ने दबी जुबान में कहना चाहा। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें विश्वास न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं ना तो ठीक ही होंगे, दिए होंगे, नहीं दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो 41 में से 27 बचे 14, क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपते स्वर में बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे तो आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई भी नहीं? देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो तो बचते हैं 11 रूबल। तो भाई, यह रहा तुम्हारा वेतन, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और किसी तरह उन्हें अपनी जेब में ठूंस कर धीमे और विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में पूछा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे मार लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ के लोगों ने मुझे 1 रूबल तक नहीं दिया। आप तो कुछ दे रहे हैं। मैंने अपने क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें 1 रूबल भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे इस बात पर रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने धीमे स्वर में बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल हैं, मैं अभी तुम्हें देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए दब्बू, बोदा और भीरू बन जाए, कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस सारा अत्याचार सहता रहे? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह मौन रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना चाहिए। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। बच्चों, लेखक ने जूलिया को समझाना चाहा कि देखो, अन्याय के विरुद्ध तुम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। जूलिया शायद उनकी बात समझ गई होगी। मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि जब भी अन्याय हो तो उसके खिलाफ विनम्र स्वर में ही सही, लेकिन अपनी बात कहनी चाहिए। देखिए, अन्याय करने वाला जितना गुनाहगार होता है, उससे कहीं ज़्यादा अन्याय सहने वाला गुनाहगार होता है। बच्चों, आइए अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है गवर्नेस, संरक्षिका, देखभाल करने वाली। नागा, छुट्टी करना। रंच मात्र, थोड़ा सा भी, तनिक भी। बोदा, बेवकूफ़, मौन, चुप, निर्मम, ममता रहित। रूबल, रूस की मुद्रा का नाम। अनर्थ, विपत्तिकारी, अनिष्ट होना। क्रूर, दया रहित। भीरू, डरपोक, अस्तित्व, स्थायित्व। हृदयहीन, बिना हृदय के। बच्चों, अब आप भी इस पाठ का ध्यान से एक बार अध्ययन करिए और आपको जो गृह कार्य दिए जा रहे हैं उसे सावधानी पूर्वक करिए। आपका पहला गृह कार्य है, पाठ ध्यान से पढ़िए। दूसरा, पाठ से 10 कठिन शब्द एवं 10 शब्दार्थ लिखकर याद कीजिए। तीसरा, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या क, ख, ग अपनी कॉपी में लिखिए। कहने का मतलब यह है
कि आपको अपने पाठ से 10 कठिन शब्द एवं 10 शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है और लघु उत्तरीय प्रश्न से क ख ग और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से क ख ग अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।